नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू का अध्याय 6 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। आप सभी को कक्षा 5वीं की गणित की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 6 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप इस पाठ के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो बिना देर के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे उनको हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रहा अध्याय 6 और इस अध्याय का नाम है मैं तेरा गुणनखंड गुणज तू मेरा। तो इस अध्याय में हम गुणनखंड और गुणज के बारे में सीखेंगे। इस पाठ को सीखने से पहले गणित में आपको संख्या पहचान आनी चाहिए। आपको पहाड़े जो है कम से कम 12 तक याद होने चाहिए। जोड़ घटाना और गुणा और भाग के जो सवाल हैं ये आपको बनने चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपको क्या करता हूं कि गुणनखंड और गुणज के बारे में आपको बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूं। उसके बाद में हम गुणनखंड और गुणज को एनसीईआरटी गणित का जादू के माध्यम से सीखेंगे, परंतु मैं इसके पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। चलिएगा, अब यहां पे देखिएगा, मैं तुलना करने जा रहा हूं कि गुणनखंड और गुणज में अंतर क्या है। ठीक है ना, बड़े ध्यान से मुझे सुनिए। गुणनखंड की परिभाषा लिखी है, जो संख्या किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करे। जो संख्या मतलब यदि किसी संख्या में हम किसी संख्या का भाग दे रहे हैं और वह संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, तो जिस संख्या के द्वारा भाग दिया गया तो वो संख्या जो है गुणनखंड कहलाएंगे। अब देखिएगा, उदाहरण के तौर पे यहां पर लिखा है कि मान लीजिए संख्या 12 है, तो संख्या 12 में हम ऐसी कौन कौन सी संख्याओं का भाग दें जो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, मतलब शेषफल नहीं बचना चाहिए। वो कैसे, देखिएगा, मैं आपको सवाल को हल करके बताता हूं। ये संख्या 12 है, ठीक है ना, ये संख्या 12 है। यदि मैं संख्या 12 में 1 का भाग दूंगा तो 12 बार जाएगा और यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखूंगा मैं 12, घटाऊंगा 0 0, मतलब 1 का भाग मैंने 12 में दिया तो 12 बार गया। तो संख्या 12 जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। अब मैं बात करूं संख्या 12 में जो है मैं 2 का भाग देता हूं तो 2 इछिंग 12, 2 के पहाड़े में 6 बार में आप देखेंगे 2 इछिंग 12, तो मैं यहां 12 में से 12 को घटाऊंगा, देखिए पूरा पूरा भाग चला गया, शेषफल बचा क्या, नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, संख्या 12 में 3 का भाग देता हूं तो 3 चौके 12, ठीक है ना, पूरा पूरा भाग चला गया। देख रहे हैं आप, तो यहां पे संख्या 12 जो है वो पूर्ण रूप से विभाजित हो गई 3 से भाग देने पर। अब यहां पे देखिएगा, मैं संख्या 12 में 6 का भाग देता हूं तो 6 दूनी होता है 12, तो यहां देखिए 12 पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। अब यहां पे जो है मैं 12 में 12 का भाग देता हूं, ठीक है ना, तो 12 एकम 12, तो ये पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। तो अब परिभाषा को याद करिए, परिभाषा क्या थी, जो संख्या किसी संख्या को, जो संख्या 1 2 3 4 6 12 किसी संख्या को मतलब 12 को पूरी तरह विभाजित करे, क्या कहलाते हैं, गुणनखंड कहलाते हैं। अब यहां पे देखिएगा, तो यहां पर संख्या 12 के गुणनखंड कौन कौन सी संख्या कहलाई, 1 2 3 4 6 और 12। और गुणनखंड में किसी संख्या के जो गुणनखंड है एक तो होगा ही होगा और स्वयं वह संख्या भी अपने आप की गुणनखंड होती है, ठीक है ना। यहां पे 1 और 12 भी आप देख रहे हैं। अब गुणज की बात कर लेते हैं। जो संख्या किसी संख्या से गुणा करके मिले
जो संख्या किसी संख्या से गुणा करके मिले। मान लीजिए हमको यहां पे जो है 12 के गुणज निकालना है, तो 12 में हम क्या करेंगे, पूर्ण संख्या का यदि गुणा करते चले तो हमें संख्या 12 के गुणज जो हैं वो मिलते जाएंगे। देखिएगा, अभी हमने यहां पर देखा कि संख्या 12 के जो गुणनखंड हैं वो क्या क्या है, 1, 2, 3 और यहां पे देखा आपने 4, ठीक है ना, और 4 हो गया, इसके बाद में 6 और 6 के बाद में 12, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाए, ये कहलाए क्या, गुणनखंड कहलाए। मगर यहां पर गुणज यदि हमको संख्या 12 के गुणज निकालना है तो संख्या 12 में हम पूर्ण संख्या का गुणा करते जाएंगे और जो हमें उत्तर मिलते जाएगा वो गुणज कहलाते जाएंगे। तो 12 एकम 12, 12 में हम पूर्ण संख्या 2 का गुणा करेंगे तो यहां पर 24 मिलेगा। फिर 12 में हम यहां पर 3 का गुणा करेंगे तो यहां पे देखिएगा 12 तिया 36 मिलेगा। फिर 12 में हम यहां पर 4 का गुणा करेंगे तो यहां पर 12 चौके 48 मिलेगा। फिर 12 में हम 5 का गुणा करेंगे तो यहां पर 60 मिलेगा। तो ये संख्या 12 के गुणज हैं। तो संख्या 12 के गुणज, अब आप इसमें आप 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अनंत तक भी गुणा करेंगे तो आपको संख्या 12 के गुणज जो है वो मिलते जाएंगे। तो परिभाषा में यही बताया गया है। परिभाषा में क्या बताया गया है कि जो संख्या किसी संख्या से गुणा करके मिले, मतलब संख्या 12 में हम किसी संख्या का गुणा करते जाते हैं तो हमको गुणज जो है वो मिलते जाते हैं। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। तो यहां गुणा करके बोला। आप संख्या 12 में 12 को जोड़ दीजिए तो 24 मिला, 24 में फिर आप 12 जोड़ दीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 36 मिलेगा, 36 में फिर 12 जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से जोड़ की प्रक्रिया से भी आप गुणज बना सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर फाइनली जो है आप गुणनखंड के बारे में जान चुके। तो गुणनखंड जो है वो किसी संख्या के सीमित होते हैं, मगर गुणज जो है वो असीमित होते हैं, उनका कोई दायरा नहीं होता, वो अनंत होते हैं, ठीक है ना। अब ये इनका जो आकार है मूल संख्या से छोटे या बराबर, मतलब गुणनखंड जो है जो मूल संख्या 12 है इससे छोटे होंगे या बराबर होंगे। तो आपने देखा बराबर मतलब यहां पर 12 है मगर 12 से इसके जो गुणनखंड है वो बराबर भी है और छोटे हैं। मगर गुणज में ऐसा नहीं है। गुणज में संख्या 12 के बराबर संख्या 12 तो होगी, मगर संख्या 12 से इसके जो गुणज हैं वो हमेशा बड़े ही होंगे, बराबर होंगे और बड़े होंगे। यहां पर बराबर होंगे और छोटे होंगे गुणनखंड में। तो इस प्रकार से जो है मैंने गुणनखंड और गुणज के बारे में आपको मैंने यहां पर उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं यहां पे इस प्रकार से, देखिएगा मैंने यहां पर संख्या लिखा है 6। तो संख्या जो 6 है ना, तो संख्या 6 1, 2, 3 और 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है, मतलब शेषफल नहीं बचता। तो जिस संख्या से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती है वो संख्या के ये गुणज कहलाएंगे। और 6 के गुणज अब यहां पे देखिए, 6 कम 6 6 12 6 3 18, 6 चौको 24, 6 पंचे 30, 30 में फिर 6 जोड़ दीजिए 36 हो जाएगा। इस प्रकार से जो गुणज हैं वो बढ़ते जाएंगे। ऐसे आप देखें 8 में देखिए, 8 के गुणनखंड, तो गुणनखंड सीमित है, गुणज अनंत है। तो अब हम पाठ में चलते हैं। मैं आशा करता हूं कि मैंने जो आपको बेसिक जानकारी दी गुणनखंड और गुणज की, अब आप जो है इस पाठ के माध्यम से देखिएगा किस प्रकार से आप गुणनखंड और गुणज के बारे में जानेंगे। चलिएगा, अब यहां पर एक गतिविधि है, आप बिल्ली को देख रहे हैं और यहां पर संख्या के खाने हैं और यहां पे एक आपको चूहा दिखाई दे रहा है। चलिएगा, चूहा और बिल्ली, भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ये रहा कुंजन चूहा। कुंजन अभी 14 पर है। कुंजन कहां है, ये 14 पे है। एक बार में 2 खाने कूद सकता है। जो कुंजन चूहा है वो 14 पे है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। बिल्ली 3 पर है। बिल्ली कहां है, 3 पर है और वह एक बार में 3 खाने कूद सकती है। अगर चूहा 28 पर पहुंच जाए तो, अगर चूहा 28 पर
पहुंच जाए तो वह बिल में छिप सकता है। पता लगाओ कि क्या चूहा बच पाएगा। देखते हैं, चलिएगा। अब यहां पे जो बिल्ली है, बिल्ली को देख रहे हैं आप, तो हम यहां पर बिल्ली जो 3 पे है तो इसको यहां पर 3 खाने कुदाते हैं। चलिएगा, अब हम यहां पे इसको कुदाना स्टार्ट करते हैं। चलिए, अभी बिल्ली 3 पर है तो इसको हम 3 खाने कुदाएंगे। 1 2 3, तो 3 से कूदी, कहां पहुंची? 3 से कूदेगी और कहां पहुंचेगी? 6 पे कूदेगी। 6 से 1 2 3 कहां जाएगी? 9 पे जाएगी। 9 से कूदेगी, कहां जाएगी? 1 2 3 कहां जाएगी? 12 पे। अब इसको ऊपर करते हैं, ठीक है ना। अब 12 से कूदेगी, कहां जाएगी? 1 2 3, ये आ गई कहां? 15 पे। 1 2 3 फिर कहां आ गई? 18 पे, ठीक है ना। इस प्रकार से और ऊपर करते हैं। फिर 18 से 3 खाने बिल्ली कूदेगी, 1 2 3, तो कहां आ गई? 21 पे आ गई। फिर 1 2 3, अब कहां कूदेगी? 24 पे आ गई। और अब 24 से 3 खाने कूदेगी तो 1 2 3 कहां पे आ गई? 27 पे आ गई, ठीक है ना। अब बिल्ली ने कितने बार जंप करी, देखते हैं जरा। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 बार। तो यहां देखिए बिल्ली ने कितने बार जंप करी है, आप देख रहे हैं 28 पे पहुंच गई थी। देखिए इस प्रकार से, ठीक है ना। तो बिल्ली कूदी जो है 27 पे चली गई, ठीक है ना। ये तो ये 27 पे आ गई बिल्ली। अब वे खाने जिन पर अब हम जो है चूहे को कुदाते हैं, तो चूहा कहां है? चूहा 14 पे है। कहां पे है? 14 पे। और चूहा जो है आपको पता है कि वो एक बार में 2 खाने कूदेगा। चलिए, अब हम चूहा के लिए क्या करते हैं, यहां पर कलर को बदल लेते हैं। चलिएगा, अब मैं यहां पर लाल कलर कर लेता हूं। तो चूहा 14 पे 2 खाने कूदेगा तो 15 16 कहां पे आया? 16। 16 से 2 खाने कूदेगा, कहां आ जाएगा? 18 पे आ जाएगा। 18 से 2 खाने कूदेगा तो 20 पे आ जाएगा, ठीक है ना। 20 से 2 खाने कूदेगा, कहां आएगा? 22 पे। 22 से 2 खाने कूदेगा, कहां जाएगा? 24 पे। अब 24 से देखिएगा इस प्रकार से चूहा जो है 2 खाने कूदेगा, कहां आएगा? 26 पर। और 26 से फिर 2 खाने कूदेगा तो कहां आ गया? 28 पर। तो चूहा जो है वो बच गया भैया यहां पे। क्यों? कि बिल्ली जो है 27 पे रहेगी, चूहा कहां पहुंच गया? 28 पे। तो 28 पे जैसे चूहा पहुंच गया तो बिल में पहुंच जाएगा। इस प्रकार से जो है हम यहां पे वे खाने जिन पर चूहा कूदा 16 18 20 22 24 26 और 28। वे खाने जिन पर बिल्ली कूदी 6 9 12 15 18 21 24 और 27। और वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे तो आप देखें यहां पर 18 पे और 24 पर, ठीक है ना। क्या चूहा बच सकता है? हां, चूहा बच सकता है, हमें पता चल चुका। अब हमको जो है, अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है तो क्या चूहा बच पाएगा? नहीं, चूहा नहीं बच पाएगा। कैसे? अब हम कुदा के देखते हैं। बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने, चलिएगा। तो यहां पे बिल्ली जो है 5 से शुरू करेंगे बिल्ली को और 5 खाने कुदाएंगे। चलिएगा, यहां से तो बिल्ली को आप समझ लीजिए कि वो कहां पे? यहां पे है। 5 से कुदाना हम शुरू करेंगे बिल्ली को। तो यहां पे बिल्ली के लिए जो है हम यहां पर नीला कलर ले लेते हैं। बिल्ली यहां से 5 खाने कूदेगी तो कहां पहुंचेगी? 10 में। 10 से फिर कूदेगी तो कहां कूदेगी? ये कूदेगी 15 में, ठीक है ना। चलिएगा, हमने उस साइड से ले लिया है। अब बिल्ली 15 से कूदेगी तो कहां जाएगी? ये जाएगी 20 पे। 20 से कूदेगी तो कहां जाएगी? ये जाएगी सीधे 25 पे। और 25 से कूदेगी तो सीधे कहां जाएगी? आगे 30 में जाएगी। कहां जाएगी? 30 में। अब देखिएगा, मगर हमने कितने बार में कुदाया इसको? 1 2 3 4 5 बार। अब 5 बार जो है हम क्या करते हैं, अब चूहे को कुदाते हैं। तो चलिएगा, अब चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है। तो अब हम जो है कहां पे जाएंगे? 8 पे जाएंगे। तो चूहा जो है 8 से शुरू कर रहा है और एक बार में जो है
वो 4 खाने कूदेगा। तो अब जो है यहाँ पे हम कलर इसके लिए रेड ले लेते हैं। तो चूहा 8 पे है, 8 से 4 खाने कूदेगा तो कहां पहुंचेगा? 12 पे कूदेगा। फिर 12 से जो है 4 खाने यहां से कूदेगा तो कहां पहुंचेगा? 1 2 3 4, कहां पहुंचेगा? 16 में पहुंचेगा। अब यहां पे 16 से जो है 4 खाने कूदेगा तो कहां पहुंचेगा? 20 में पहुंचेगा। ठीक है ना? 20 के बाद में चूहा जो है 4 खाने कूदेगा तो कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा 24 में। ठीक है ना? अब 24 से 4 खाने चूहा कहां कूदेगा? सीधे 1 2 3 4, तो कहां पहुंचेगा? 28 पे। तो आप देख रहे हैं हमने यहां पे जो है बिल्ली और चूहा को, तो यहां पे हमने जो है पहले बिल्ली को जो है इस प्रकार से कुदाया, 10 पे, 15 पे, 20 पे, 25 पे और 30 पे। 5 से शुरू करी बिल्ली ने, 5 खाने कूदी 5 बार में, 1 2 3 4 5, 30 पे पहुंच रही है। और यहां पे देखिएगा चूहा जो है 1 2 3 4 5, 5 खाने में 28 पर पहुंच रहा है। इसका मतलब यहां पे जो बिल्ली है अब जो है चूहा को नहीं छोड़ेगी। तो फाइनली जो है यहां पर नहीं, चूहा नहीं बच पाएगा और बिल्ली उसे खा जाएगी। क्योंकि 5 बार में आप जान रहे हैं यहां पे आप देखें 28 में ही पहुंच पा रहा है चूहा। ठीक है ना? और बिल्ली जो है आप देख रहे हैं 5वें राउंड में कहां पहुंच रही है? 30 में पहुंच रही है। कहां पे? 30 में। यहां आप देख रहे हैं चौथे राउंड में ही, चौथे जंप में ही वो 25 पर पहुंच गई है। और जब 5वां जंप लगाएगी तो वो 30 पे पहुंच जाएगी। और यहां पर 5वें जंप में कहां पे आ रहा है चूहा? 28 पे आ रहा है। इसका मतलब जो बिल्ली है वो चूहे को पकड़ लेगी या फिर खा लेगी। इस प्रकार से हमने यहां पे लिख भी रखा है कि बिल्ली जो है वो 5 से शुरू होती है तो 10 पे जाएगी, 15 पे जाएगी, 20 पे जाएगी, 25 पे जाएगी और 30 पे जाएगी। और यहां पर चूहा जो है 8 से शुरू होता है तो 12 पे जाएगा, 16 पे, फिर 20 पे, फिर 24 पे, फिर 28 पे। तो फाइनली जो है यहां पर जो चूहा है वो नहीं बच पाएगा। इस प्रकार से आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हम आगे चलते हैं, चलिएगा। अब यहां पे चूहा और जो बिल्ली है वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक साथ कूदे थे? वो था 20 पे। ठीक है ना? ये देख लीजिए यहां पे। अब हम अगले पेज में चलते हैं और यहां पे चलते हैं। मोंटो का इंतजार। मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें पता है कि वह किसके लिए इंतजार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है, चलिएगा। यहां से आप देख रहे हैं 1 से लेके 60 तक गिनती लिखी हुई है। कुछ संख्या के ऊपर आप देख रहे हैं इंग्लिश के लेटर लिखे हुए हैं, संख्याओं में कलर भी है। अब यहां पे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ। अब हम कैसे पता करेंगे कि कौन सी संख्या जो है वो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी या उसमें पूर्ण रूप से उस संख्या का भाग चला जाएगा? तो इसमें एक पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पे क्या करते हैं, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाएगी पूर्ण रूप से, उसमें हम यहां पे क्या करेंगे, लाल बिंदु लगाते हैं। जैसे 2, तो अब इसकी ट्रिक को समझिए। आप दो में 2 को जोड़ दीजिए, आप जाएंगे 4 में। अब 4 में आप भाग दीजिए 2 का, 2 दूनी 4, पूरा भाग चला गया, पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। अब 4 में आप 2 जोड़ दीजिए 6 में, 6 में भाग देख लीजिए। यही ट्रिक है कि आप अगली संख्या में 2-2 जोड़ते चले तो आपको वे संख्याएं मिलती जाएंगी आपको जो 2 से विभाजित होते जाएंगी। फिर 6 में आप 2 जोड़िए 8, 8 में 2 जोड़िए 10, ठीक है ना? 10 में 2 जोड़िए आप आ गए 12 में, और 12 में 2 जोड़ेंगे तो आप आ जाएंगे 14 में, 14 में 2 जोड़ेंगे तो आप आ जाएंगे 16 में, 16 में आप 2 जोड़ेंगे तो 18 में, और 18 में 2 जोड़ेंगे तो आप आ जाएंगे 20 में। 20 में फिर 2 जोड़िए आप आ गए 22 में, 22 में 2 जोड़िए आप आ गए 24 में, 24 में 2 जोड़िए फिर 26, 26 में 2 जोड़िए 28। तो जो संख्याएं हमें मिल रही हैं और जिनमें हम लाल बिंदु लगा रहे हैं वो संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। फिर आप 28 में 2 जोड़ेंगे 30, 30 में 2 जोड़ें तो आप पहुंच गए 32 में, 32 में 2 जोड़िए आप पहुंच गए 34 में, 34 में 2 जोड़िए आप पहुंच गए 36 में, 36 में 2 जोड़िए आप पहुंच गए 38 में, और 38 में 2 जोड़िए आप पहुंच गए 40 में।
40 में फिर आप 2 जोड़िए, फिर पहुंच गए आप 42 में। 42 में फिर आप 2 जोड़िए, आप पहुंच गए 44 में। 44 में 2 जोड़िए, फिर आप पहुंच गए 46 में। तो जोड़ने पे जो संख्याएं मिलते जा रही हैं उनमें आप बिंदु लगाते जा रहे हैं। 46 में 2 जोड़ेंगे, आप पहुंच गए 48 में। 48 में 2 जोड़िए, आप पहुंच गए 50 में। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फिर 50 में हम यहां पर 2 जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 52 में। 52 में 2 जोड़ेंगे तो आप पहुंच जाएंगे 54 में। 54 में 2 जोड़ेंगे आप पहुंच जाएंगे 56 में। 56 में 2 जोड़ेंगे आप पहुंच जाएंगे 58 में। और 58 में 2 जोड़ेंगे तो आप पहुंच गए 60 में। इस प्रकार से, और जिन संख्याओं में हमने बिंदी लगाया है ना, जो 2 से भाग हो सकती हैं, मतलब 2 से भाग हो सकती हैं, पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती हैं, उन संख्याओं को हमने यहां पर लिख रखा है। और इन संख्याओं में आप देखेंगे आपको एक पैटर्न नजर आता है, 2 4 6 8 10, मतलब 2 का पहाड़ा। मतलब आप 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 4 में फिर 2 जोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप जोड़ जोड़ के भी आप ये संख्याएं प्राप्त कर सकते हैं, वरना आप पैटर्न भी देख सकते हैं, 2 का पहाड़ा भी यहां पे मिल रहा है आपको। ठीक है ना। अब प्रश्न जो है अगला उसको पढ़ते हैं। उन संख्याओं पर जो किसी 3 से भाग हो सकती हैं, तो 3 से वे संख्याएं हमको ढूंढना है जो भाग हो सकती हैं, उनसे पूर्ण रूप से विभाजित हो सकती हैं। उन संख्याओं पे हम यहां पे क्या करेंगे, पीले बिंदु के निशान लगाएंगे। चलिएगा, पहले हम ऊपर की ओर चलते हैं और संख्या 3, तो 3 से विभाजित होने वाली जो संख्या है उनमें जो है हम यहां पर पीला निशान लगाएंगे। ठीक है ना। चलिएगा, तो हम 3 में लगाते हैं। तो 3 दूनी 6, 3 में 3 जोड़ेंगे तो हम 6 में पहुंच गए। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 में, आप 9 में भाग देख लीजिए 3 का, 3 तिया 9। ठीक है ना। फिर हम 9 में 3 जोड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 12 में। 12 में 3 जोड़ेंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, 15 में। 15 में 3 जोड़ेंगे हम कहां पहुंच जाएंगे, 18 में। और 18 में हम 3 जोड़ेंगे कहां पहुंच जाएंगे, 21। और 21 में 3 जोड़ेंगे पहुंच जाएंगे 24 में। 24 में 3 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 27 में। और 27 में 3 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 30 में। 30 में भाग देख लीजिए, 30 में 3 का भाग देंगे 10 बार जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो गई। 30 में हम 3 जोड़ेंगे तो यहां पे जाएंगे 33 में। 33 में 3 जोड़ेंगे हम पहुंच गए 36 में। और 36 में 3 जोड़ेंगे तो हम पहुंच गए 39 में। 39 में हम 3 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 42 में। और 42 में हम 3 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे कहां पे, यहां पहुंच जाएंगे 45 में। 45 में हम 3 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 48 में। और 48 में हम 3 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 51 पे। ठीक है ना। इस प्रकार से इसको ऊपर करते हैं और जोड़ने पे जो संख्याएं मिल रही हैं उनमें हम पीला निशान लगा रहे हैं। अब 51 में हम 3 जोड़ेंगे तो हम पहुंच गए 54 में। और 54 में हमने 3 जोड़ा तो हम पहुंच गए 57 में। और 57 में हमने 3 जोड़ा तो हम पहुंच गए 60 में। तो जितनी संख्याएं जिनमें हमने पीली बिंदी लगाए हैं उनमें यदि आप 3 का भाग देते हैं तो वो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं। और जिनमें हमने पीली बिंदु लगाए हैं उन संख्याओं को यहां पर पीले रंग से यहां पर उन संख्याओं को लिख रखा है। ठीक है ना। अब 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाओ। चलिएगा, तो आप देख रहे हैं यहां पर 3 का जो पहाड़ा है वो पैटर्न आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, मगर मैं सरल तरीका बता रहा हूं कि आप 3 में 3 जोड़िए, 6 मिला, 6 में फिर 3 जोड़िए तो आपको अगली संख्या मिल जाएगी जो 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 4 से भाग होने वाली संख्याओं पर नीले बिंदु से निशान लगाए। चलिएगा, अब हमको क्या करना है कि 4 से भाग होने वाली संख्याएं जो हैं उनमें हम नीला बिंदु का निशान लगाएंगे। तो हम यहां से कलर सिलेक्ट करते हैं इस प्रकार से। तो 4 ये रहा। तो 4 में हमने देखिएगा, आप 4 में 4 जोड़ेंगे तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, है ना। तो पैटर्न है, 12 में आप 4 जोड़ दीजिए ना, तो यहां पर आ जाएंगे आप 16। 16 में आप 4 जोड़ेंगे तो आप आ जाएंगे 20। 20 में 4 जोड़ेंगे आप आ गए 24 में। 24 में 4 जोड़ेंगे आप आ गए 28 में। 28 में 4 जोड़ेंगे आप आ गए 32 में। 32 में फिर 4 जोड़िए तो आप आ जाएंगे 36 में। और 36 में 4 जोड़ेंगे आप आ गए 40 में। इस प्रकार से, ठीक है ना। तो हम 40 तक पहुंच गए हैं। अब 40 में हम 4 जोड़ते हैं तो हम आ जाएंगे 44 में। और 44 में हम 4 जोड़ेंगे तो कहां पहुंच जाएंगे, 48 में। 48 में 4 जोड़ेंगे तो हम जाएंगे
52 पे, 52 में 4 जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 56 पे, और 56 पे 4 जैसे जोड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे 60 में। इस प्रकार से नीले बिंदु के जो निशान है हमने उन संख्याओं पे लगाए जो 4 से विभाजित हो सकती है, भाग देने पे प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे नीले कलर से उन संख्याओं को हमने यहाँ पर लिख रखा है, और संख्याओं को आप गौर से देखेंगे तो आपको वहां पे 4 का भाग वाला पैटर्न आपको नजर आएगा। चलिए, तो बहुत ही आसानी से बिंदु कैसे लगाना है उसका सरल तरीका मैंने बता दिया। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु आए। अब देखिएगा, अब हमको वे संख्याओं को ढूंढना है जिनमें तीनों जो बिंदु हैं वो आए हैं। तो 12 देखें आप, 12 में देखिएगा तीनों बिंदु आए, ये देखिएगा, है ना, लाल, पीला और नीला। फिर अगली संख्या 24 है, देखिए तीनों बिंदु हैं, ठीक है ना। अगली संख्या 36 देखिए, तीनों बिंदु हैं। अगली संख्या जो 48 है उसको देखिए, तीनों बिंदु हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिएगा 60, इसमें तीनों बिंदु हैं। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर लिखे हैं, मतलब संख्या 12 के ऊपर कौन सा लेटर लिखा है। संख्या 12 के ऊपर देखें यहाँ पे एम लिखा है, ठीक है ना। फिर संख्या 24 में देखें आप, संख्या 24 में कौन सा लेटर है, ओ है। संख्या आप 36 में देखें कौन सा लेटर है, यू है। संख्या 48 में देखें आप कौन सा लेटर है, एस है। और संख्या 60 में देखें आप कौन सा लेटर है, ई है। तो यहाँ पे इस प्रकार से इन खानों के ऊपर कौन कौन से अक्षर हैं, एम ओ यू एस ई, और यहाँ पे इन अक्षरों को क्रम से लिखें, माउस। इस प्रकार से जो है यहाँ पे हमने यहाँ पर माउस लिख दिया, और सभी प्रश्नों के जो उत्तर हैं वो लगभग लगभग जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब हम अगले पेज में चलते हैं। म्याऊ खेल, इस खेल को खेलने के लिए सब लोग एक गोले में खड़े होते हैं। एक खिलाड़ी बोलता है एक, अगला खिलाड़ी कहता है दो, और ऐसे ही खेल चलता रहता है। जिस खिलाड़ी को 3 या फिर 3 से भाग होने वाली संख्या बोलनी है वह उस संख्या की जगह म्याऊ कहेगा। शायद खेल आप समझ गए होंगे। जो म्याऊ कहना भूल जाएगा वह खेल से बाहर हो जाएगा। आखिरी बच्चा खिलाड़ी जीत जाएगा। तुमने कौन सी संख्याओं को म्याऊ से बदला। एक खेल है, बड़ा सा सर्कल जिसमें बच्चे 30-40 बच्चे रहेंगे, पूरे स्कूल के बच्चे भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा खेल कैसे चलता है। एक बच्चे ने बोला एक, दूसरे ने बोला दो। चूंकि हमको यहाँ पर 3 के पहाड़े में जो भी संख्याएं आती हैं या फिर 3 से पूर्ण रूप से जो भाग या विभाजित हो जाती हैं, जिनमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, उन संख्याओं में आपको म्याऊ कहना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पहले बच्चे ने बोला एक, दूसरे बच्चे ने बोला दो। अब जो 3 है वो क्या बोलेगा, म्याऊ बोलेगा। फिर 5 वाला बोलेगा 5, 4 बोलेगा, सॉरी 4 बोलेगा, फिर 5 बोलेगा, और जो अगली संख्या 6 आएगी जो 3 से विभाजित होती है उसमें वो म्याऊ कहेगा। यदि उसने 6 बोल दिया तो वो खेल के बाहर हो जाएगा। इस प्रकार से ये खेल चलेगा। और तुमने कौन सी संख्याओं को म्याऊ से बदला, 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। इस प्रकार से ये आगे बढ़ते जाएंगी। चलिएगा आगे चलते हैं। इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। क्या कहते हैं, 3 से गुणज, मतलब आप देख रहे हैं इन संख्याओं को 3 के गुणज कहते हैं। तो आप देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, 3 में आप गुणा कर रहे हैं, 3 में 1 गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 एकम 3, 3 में 2 का गुणा करेंगे तो 6, 3 में 3 का गुणा करेंगे तो 9, 3 में आप 4 का गुणा करेंगे तो 12। तो इस प्रकार से आप क्या कर रहे हैं, 3 में किसी पूर्ण संख्या का आप गुणा करते जाएंगे तो आपको जो है वो संख्या जो मिलेगी वो गुणज कहलाएगी, और गुणज जो होते हैं वो अनंत होते हैं किसी भी संख्या के। ठीक है ना। संख्या 3 और 4 से बदलकर इस खेल को खेले। अब तुमने किन संख्याओं को म्याऊ से बदला, अब 4, तो 4 में क्या होगा, अब ऐसी संख्याओं में आपको म्याऊ कहना है जिसमें 4 का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो जो संख्याएं आपको मिलेंगी वो 4 के गुणज कहलाएंगी। ठीक है ना, जैसे 4, 8, 12, 16, 20, तो गुणज तो अनंत होते हैं। तो इस प्रकार से जो है यहां पे आपकी गुणज की जो संख्या है उस पे आपकी समझ बन रही है, और ये संख्याएं 4 के गुणज हैं। ठीक है ना। अब 5 के कोई भी 10 गुणज लिखो, तो 5 में आप क्या करें, 1 से लेके क्रम से 10 तक आप गुणा कर दीजिए, आपको यहां पर 10 गुणज मिल जाएंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 का 30, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45, 5 धाम 50। अब यहाँ पे देखिए क्रम से आप गुणज कैसे निकालेंगे।
आप क्या करें, आपने 5 में क्या करा, 1 का गुणा करा तो क्या आया 5, 5 में फिर आपने 2 का गुणा करा तो कितना आया 10, 5 में आपने 3 का गुणा करा तो यहां कितना आया 15, फिर 5 में आपने 4 का गुणा करा तो यहां कितना आया 20, फिर आपने क्या करा 5 में फिर आपने 6 का गुणा करा तो यहां पे देखिएगा तो ये तो 5 का 30 आ जाएगा, मगर पहले 25, तो यहाँ पे आप 5 में फिर 5 का गुणा करते हैं तो यहाँ पे 25 आता, फिर आप 6 का गुणा करते हैं, 5 में फिर आप 7 का गुणा करते हैं तो यहाँ कितना आएगा 35, फिर 5 में आप 8 का गुणा करिए तो कितना आ जाएगा 40, 5 में आप 9 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 45, और 5 में जो है आप 10 का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से 50। तो क्रमशः आपने देखा कि 5 में आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का गुणा करा, तो आप यहाँ पे देखिए इनके संख्या 5 के जो है वो गुणज आपको मिल गए और हमने फाइनली जो है यहाँ पे लिख दिया है। तो आप आगे भी और पूर्ण संख्याओं को गुणा करते जाएंगे तो संख्या 5 के जो गुणज हैं वो आपको मिलते जाएंगे। ठीक है ना, ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब हम अगले पेज में चलते हैं, चलिएगा। पासे का खेल, 2 पासों को एक साथ फेंको, ध्यान दीजिएगा, पासों के ऊपर कौन से अंक नजर आ रहे हैं, इन अंकों की 2 अंकों वाली एक संख्या बनाओ। अगर यह संख्या गोले के बाजू में लिखी गई संख्या के का गुणज है तो तुम उसे गोले में लिख सकते हो। अब तुम्हारे दोस्त की बारी है, जो 10 बार में ज्यादा संख्या लिखेगा वह जीत जाएगा। देखिएगा, सबसे पहले आपको मैं पासे के बारे में बता दूं तो आपने देखा है कि पासे में 6 तक जो है उसमें अंक लिखे रहते हैं, 6 से ज्यादा नहीं, और पासे में बिंदियां रहती हैं। ठीक है ना, तो मैंने एक प्रकार से यहां पे तैयार किया है। अब पासा हो सकता है कि किसी बच्चे के पास में होगा और किसी बच्चे के पास में नहीं होगा। इस खेल को खेलने के लिए 2 पासों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो आपके पास में यदि कड़ा सा कोई भी ड्राइंग कागज होगा या पुरानी बुक होगी जिसका आप कवर भी यूज कर सकते हैं, तो आप देखें यहां पर मैंने एक पासा तैयार किया है। देखिएगा इस प्रकार से ये पासा, और इस पासे में मैंने संख्या भी लिख रखा है और बिंदु भी हैं। तो पासे में 1 से लेके 6 तक संख्याएं रहती हैं, और इसमें आप देखेंगे इसमें फलक रहते हैं। कितने फलक रहती हैं, 1 2 3 4 5 6, और 6 फलक रहती हैं, और प्रत्येक फलक में जो है संख्याएं लिखी रहती हैं। तो पासे का एक बहुत ही अच्छा क्या होता है, एक सॉलिड तरीका ये होता है कि पासे में एक दूसरे के जो विपरीत फलक होती हैं, एक दूसरे के विपरीत जो सतह होती हैं, उन दोनों का जो योग है वो 7 आना चाहिए। उसमें लिखी जो संख्याएं हैं या उसमें जो अंकित जो भी बिंदु हैं उनका जो योग है वो 7 आना चाहिए। कैसे, देखिएगा ये पासा है। ठीक है ना, ये पासा में आप देख रहे हैं कि ये 5 है, तो 5, ये 5 के जस्ट विपरीत क्या है, ये वाली फलक है, ये वाली सतह के जस्ट विपरीत कौन सी सतह है, ये वाली है। तो इसमें कितना लिखा है 5, और इसके विपरीत कितना लिखा है 2 लिखा है, तो 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। मैं दूसरी बताता हूं। अब ये वाली आप फलक को ले लीजिए, फलक या सतह बोल सकते हैं। इस सतह में कितना लिखा है, 1 लिखा है, इसके जस्ट विपरीत क्या है, ये 6 है। देख रहे हैं आप यहाँ पे 6 है, तो 6 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो इस प्रकार से जो है इस पासे की ये विशेषता रहती है। अब मैं बात करता हूं कि इस पासे को आप बनाएंगे कैसे, चलिएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रकार से आपको एक कागज लेना है, और एक कागज ले लेंगे और आप यहाँ पे एक वर्ग बनाए। ठीक है ना, वर्ग में आप जानते हैं इसकी चारों भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। फिर आप नीचे और एक सेम ऐसा ही वर्ग बनाएंगे। ठीक है ना, फिर यहां इसके दोनों आजू बाजू यहाँ पे एक एक वर्ग बनाए आप। ठीक है ना, ऐसे स्केल से नाप के, और नीचे जो है आप इस प्रकार से 2 वर्ग बनाएंगे। ठीक है ना, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं ऐसे देख लीजिए आप। फिर आप इसमें क्या करेंगे, इसमें जो है आप 3 बिंदी इस प्रकार से यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ 5 बिंदी बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक है ना, और पासे में जो है बिंदी ही रहती है। ठीक है ना, फिर यहाँ पे आप 1 बिंदी बना दीजिए, यहाँ पे आप जो है 2 बिंदी बना दीजिए, फिर यहाँ पे आप 4 बिंदी बना दीजिए इस प्रकार से। ठीक है ना, और यहाँ पे जो है आप 6 बिंदी बना दीजिए इस प्रकार से, और पासे में आप देखेंगे ऐसी ही बिंदी रहती है जैसे आप इसमें देख रहे हैं। और आप इसको क्या करेंगे, इसको यहां से मोड़ेंगे ऐसे। ठीक है ना, इसको आप यहां से ऐसे मोड़ेंगे, इसको यहां से ऐसे मोड़ेंगे, इसको ऐसे, इसको ऐसे, और इसको पूरा फोल्ड कर लेंगे, फिर इसको ओपन करेंगे। अब इसको आपको कैसे मोड़ना है और कैसे चिपकाना है देखिएगा।
ये दोनों जो सतह है वो ऐसे रहेंगी, इसको ऊपर से ऐसे, फिर ये ऐसे पैक होगा और ये ऐसे होगा। तो देखिए आप पूरा यहां पर आप देख रहे हैं घन के आकार का यहां पर पासा जो है वो तैयार है। इस प्रकार से देख रहे हैं आप, ये आप इसको चिपका लेंगे, ये पासा बन जाएगा। यहां पे मैंने संख्याएं भी लिख रखा है और यहां पर बिंदु भी बनाया है। इस प्रकार से जो पासा है आप रेडी कर लेंगे, ठीक है ना। अब इस खेल को खेलना कैसे है हम उस पर चर्चा कर लेते हैं, चलिएगा। अब यहां पे खेल में क्या कहा है उसको आप समझिए। मेरे पासे में 3 और 2 है। अगर मैं 23 बनाता हूं तो वह किसी भी संख्या का गुणज नहीं है। 23 किसी भी संख्या का गुणज नहीं है। यदि 2 और 3, एक पासे में 3 आए और दूसरे में 2 आए, तो 3 और 2 से यहां पर 23 बनता है। अब इसको मैंने उल्टा करा, नहीं, मैं 32 बनाऊंगा जो कि 4 का गुणज है और इसे मैं लाल गोले में लिखूंगा। तो 4 के जो गुणज बनेंगे उनको कहां लिखना है, इस वाले गोले में। 6 के गुणज आप यहां लिखेंगे, 5 के गुणज यहां लिखेंगे, 7 के गुणज यहां पे लिखेंगे। अब मान लीजिए एक उदाहरण बताता हूं। यहां पर 2 पासे फेंके, एक पासे में 1 आया और दूसरे पासे में 2 आया, तो संख्या 12 बनी। तो संख्या 12 बनेगी तो 4 का गुणज है 12, ठीक है ना। और यहां पर 6 का भी गुणज है 12। इस प्रकार से मैंने दोनों जगह पे लिखा है, ठीक है ना। अब मान लीजिए 36 आया, तो 36 देख रहे हैं आप, 4 का गुणज 36 है, 6 का भी गुणज 36 है। तो एक पासे में 3 आ गया और दूसरे में 6 आ गया, तो संख्या क्या बनेगी 36। तो 36 जो है वो 4 का भी गुणज है और 6 का भी गुणज है, ठीक है ना। इस प्रकार से हाँ, इसमें जो है आपको पता है कि पासे में अधिकतम संख्या कितनी है, 6 है। तो 66 से बड़ी संख्या यहां पर जो है गुणज के रूप में आएगी ही नहीं। तो मैंने यहां पर कौन कौन सी संख्या आ सकती हैं वो यहां पर संभावित लिखी हैं। खेल को मैंने खेला नहीं है, मैंने वे संख्याओं को लिखा है कि 4 के गुणज यहां पर ये संख्याएं आपको पासे के खेल में मिल सकती हैं गुणज के रूप में। 7 के गुणज में आपको ये संख्याएं मिलेंगी, 6 के गुणज में आपको ये संख्याएं मिलेंगी और 5 के गुणज में आपको ये संख्याएं मिलेंगी। इस प्रकार से जो है आप इस खेल को खेलिए जैसा ऊपर निर्देश दिया गया है। अब हम चलते हैं अगले पेज में, चलिए। साझा गुणज क्या होते हैं, हम साझा गुणज के बारे में जानेंगे। अभी तक हम गुणज सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे, गुणज सीख रहे थे। कोई एक संख्या सोचो, अगर वह 3 का गुणज है तो उसे लाल गोले में लिखो, अगर 5 का गुणज है तो उसे नीले गोले में लिखो। तो गुणज किस प्रकार से लिखना है आप समझ गए। गुणज एक तो आप गुणा करके या फिर संख्याओं को जोड़ के भी आप गुणज लिख सकते हैं। दो तरीके हो सकते हैं, मैं वो दोनों तरीके जो है मैं आपको बता देता हूं। हमको यहां पर 3 के गुणज लिखने हैं, तो हम क्या करेंगे, 3 में 1 का गुणा करेंगे। तो यहां पर देखिएगा, आपको पता है किसी संख्या में पूर्ण संख्या का गुणा करने पे आप देखते हैं तो उसके जो संख्या जो प्राप्त होती है वो गुणज कहलाती है, और इस प्रकार से गुणज जो है वो आपको मिलते जाते हैं। 3 में जो है आप क्या करेंगे, 2 का गुणा करेंगे तो आपको 6 संख्या प्राप्त होगी। इस प्रकार से जो है 3 में आप 3 का गुणा करेंगे तो आपको यहाँ पे 9 प्राप्त होगा। 3 में आप 4 का गुणा करेंगे तो यहां आप देखेंगे यहां पर 12 प्राप्त होगा। 3 में आप 5 का गुणा करेंगे तो यहां पर आपको 15 प्राप्त होगा। 3 में आप 6 का गुणा करेंगे तो यहां पे देख रहे हैं आपको 18 प्राप्त होगा। 3 में आप यहां पे 7 का गुणा करेंगे तो यहां पर 21 प्राप्त होगा। 3 में आप 8 का गुणा करेंगे तो आपको 24 प्राप्त होगा। यहां पे आप देख रहे हैं कि अब इसको आप अनंत तक गुणा करेंगे तो आपको गुणज मिलते जाएंगे, ठीक है ना। अब यहां पे एक रूप तो ये भी था कि आप गुणा करके गुणज जो है वो निकाल सकते हैं। एक तरीका ये भी था कि 3 के गुणज आप प्राप्त कर रहे हैं तो 3 में 3 को जोड़िए आप तो 9 प्राप्त होगा। अब जो उत्तर आया 9 में फिर आप 3 जोड़ दीजिए तो आपको क्या प्राप्त होगा, यहां पर 12 प्राप्त होगा। 12 में आप फिर 3 जोड़ दीजिए तो आपको 15 प्राप्त होगा। आप जोड़ जोड़ के भी जो है आप क्या निकाल सकते हैं, गुणज निकाल सकते हैं। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि जोड़ की प्रक्रिया से ही आप क्या सीखते हैं, गुणा सीखते हैं। तो बार बार समान संख्याओं को जोड़ना गुणा कहलाता है। क्या कहलाता है, गुणा कहलाता है। अब यहां पे देख रहे हैं 3 को आपने 1 बार जोड़ा, 3 को आपने 2 बार जोड़ा, 3 को आपने 3 बार जोड़ा, 3 को आपने 4 बार जोड़ा। तो जब समान संख्याओं को बार बार जोड़ने की जो प्रक्रिया जब आई तो वहीं से तो गुणा निकल के आया। तो 2 रूप से आप गुणज निकाल सकते हैं। तो हमने यहां पर 3 के गुणज लिखा, यहां पर हमने 5 के गुणज लिखा।
अब साझा गुणज निकालने के लिए हमको करना क्या होता है कि यहां पर 5 के गुणज हमने जब 60 तक लिख लिए तो हमको 3 के गुणज भी हमको यहां पर 60 तक लिखने पड़ेंगे, तब जाके हमको दोनों के साझा गुणज जो है वो प्राप्त होंगे। अब चूंकि यहां पे क्या है, साझा गुणज हमको यहां पे नहीं लिखना था, साझा गुणज हमको यहां पे लिखना था, तो चूंकि हमने जानबूझ के साझा गुणज इसलिए लिखा ताकि आपको पता तो चले कि साझा गुणज आए कहां से। अंतर्यामी तो नहीं है, आप बच्चे हैं, सीख रहे हैं, मुझे पता है, मैं टीचर हूं कि साझा गुणज मुझे यहां लिखना चाहिए था, यहां नहीं लिखना चाहिए था, मगर मेरे को तो आपको सिखाना है, तो सिखाने के लिए तो मुझे बताना पड़ेगा कि भैया हमने 3 के गुणज बिल्कुल यहां तक 60 तक ऐसे लिख लिए, 5 के गुणज हमने यहां तक लिख लिए। अब हम देखेंगे कि दोनों में वे कौन सी संख्याएं हैं जो यहां पे भी है और यहां पे भी है। तो हम यहां पे देखिएगा, मैं आपको उन संख्याओं में पीला निशान लगा दूंगा जो साझा गुणज है, जैसे 15, तो 15 देखेंगे आप 3 का भी गुणज है और यहां पर 5 का भी गुणज है, तो मेरे को 15 यहां नहीं लिखना था, मेरे को सिर्फ यहां लिखना था, तो जिस पे निशान लगा दिया ना तो आप समझे कि वो वहां पे नहीं है, मगर आपको सिखाना था कि यहां 15 आया कैसे, ठीक है ना। अब यहां पे मैं 30 को देखता हूं, मैं 30 के नीचे देखिएगा ये 3 का भी गुणज है और 30 जो है 5 का भी गुणज है, तो यहां पर देखिएगा बीच में ये देखिए, ये यहां पर साझे की जगह में लिखा हुआ है 30। फिर हम यहां पर 60 को देखते हैं, तो 60 जो है वो 3 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है, तो हम यहां पर 60 को यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। भाई साझा, आपने सुना होगा साझे की खेती, तो साझे की खेती मतलब क्या, इसका कुछ भाग और इसका कुछ भाग यहां पे मिला दिया गया, तो ये जगह साझा वाली कहलाई, तो कुछ संख्याओं को यहां पर साझा के रूप में लिख दिया गया, तो ये साझा गुणज है। गुणज की बात करें तो भाई तेरे पास में जो संख्या आई है और तेरे पास में जो संख्या आई है, दोनों संख्याओं को हम यहां पर साझा की जगह में लिख देते हैं, ताकि ये ना हो कि बोले नहीं ये मेरा गुणज है, ये कहे बोले मेरा गुणज है, नहीं भाई दोनों का गुणज है। क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं के गुणज में ये संख्याएं आई, इसलिए साझे की जगह में इनको लिखा गया। तो फाइनली आप, उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बातों को समझ पाए होंगे। कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के गुणज हैं, कुछ संख्याएं 3 और 5 दोनों के जो हैं ये गुणज हैं, आपने देखा, इसलिए हम उन्हें 3 और 5 दोनों के साझा गुणज कह सकते हैं। अब क्यों कहेंगे वो तो मैंने आपको समझा दिया। सोचो अगर तुम 3 और 5 के साझा गुणज बैगनी हिस्से में लिखते हो तो क्या वे लाल और नीले दोनों गोलों में भी हैं? बिल्कुल हैं, ठीक है ना, उन्हीं में से तो लिखा है, उन्हीं में से तो लिखा है, ठीक है ना। इन साझा गुणज में से सबसे छोटा कौन सा है, तो कौन सा होगा, 15 होगा, ठीक है ना। फिर खेल को 2 और 7 संख्याओं के साथ दोहराओ, 2 और 7 के साझा गुणज लिखो। तो हम यहां पर देखिए 7 के साझा गुणज हमने यहां पर देख रहे हैं, 7 धाम 70, तो 70 तक लिखा हमने 7 के साझा गुणज, तो हमको 2 के भी 70 तक साझा गुणज लिखने पड़े, तभी तो हम दोनों के बीच में वे कौन से गुणज आए हैं, इसमें भी और इसमें भी हम पता करेंगे वे कौन से। 14 यहां पे देखिएगा, 2 में भी आप देखेंगे 2 का जो यहां पे संख्या जो 14 है ये भी गुणज है, और 7 में भी आप देख रहे हैं 7 का गुणज 14 है। 28 जो है वो 2 का भी गुणज है और यहां पर 7 का भी गुणज है। 42 जो है वो 2 का भी गुणज है और यहां पर 7 का भी गुणज है। और 56 जो है, 56 आप देख रहे हैं यहां पे ये रहा, और ये 2 का भी गुणज है और ये जो है 7 का भी गुणज है। फिर बचा यहां पे 70, 2 का भी गुणज है और यहां पर 7 का भी गुणज है। तो जो गुणज संख्या 2 में भी है और 7 में भी है, तो उन संख्याओं को हमने यहां पर साझा गुणज की जगह में लिख दिया है। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है। और अब जो है हम अगले पेज में चलते चलिएगा। खेल को 4, 6 और 5 के गुणज को गोलों में रखकर फिर से खेले। तो आप देख रहे हैं यहां पर हमने 4 के गुणज लिखे हुए हैं, यहां पे हमने 6 के गुणज लिखे हुए हैं और यहां पे हमने जो है यहां पर 5 के गुणज लिखे हुए हैं। अब चूंकि आप यहां पे देख रहे हैं कि 4 के गुणज यहां पे हैं और 5 के गुणज यहां पे हैं, तो 4 और 5 के जो साझा गुणज जो है ना हम यहां पे लिखे हुए हैं, तो मैं यहां पे निशान लगा देता हूं। 4 का गुणज 12 है
तो 6 का भी गुणज 12 है। 24 जो है 4 का गुणज है, तो यहां पे आप देख रहे हैं 6 का भी गुणज है। 36 जो है वो 4 का गुणज है, तो यहां पे 6 का भी गुणज 36 है। 48 जो है 4 का गुणज है, तो यहां पे आप देख रहे हैं ये 6 का भी गुणज है। मतलब जो संख्याएं दोनों के गुणज हैं वो एक दूसरे के साझा गुणज कहलाएंगे और उनको साझे की जगह पे लिख दिया है। अब हम यहां पे देखेंगे, कलर बदल देते हैं साहब, ये लीजिए। अब यहां पे 6 है और यहां पे 5, तो 6 और 5 में हम ये देखेंगे कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 6 के भी गुणज में आई है और 5 के भी गुणज में आई है, और वो संख्या है 30। और हमने फाइनली जो है 30 में लाल निशान लगा दिया और 30 यहां पे दोनों के साझे की जगह में लिखी हुई है। अब यहां पे 4 के गुणज हैं और यहां पे 5 के गुणज हैं। अब 4 के गुणज में हम देखेंगे, यहां पे कलर बदल देते हैं साहब, ये लो, इस प्रकार से हमने कलर बदल दिया। तो यहां पर 20 जो है ना, 20 वो 4 का भी गुणज है और 5 का भी गुणज है। और जो 40 है ना, वो 4 का भी गुणज है और ये 5 का भी गुणज है। तो ये एक दूसरे के साझा गुणज कहां है, यहां लिख रखा है। अब तीनों की बात करें तो तीनों में आप देखेंगे 60 जो है वो साझा गुणज है। तो हम यहां पे जो कॉमन वाला निशान लगा देते हैं, ग्रीन वाला, ये लीजिए, ये देखिएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये जो 60 है वो तीनों का साझा गुणज है। चलिएगा, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है, हम नीचे देखते हैं। चूंकि हमको यहां पर साझा गुणज को यहां पे नहीं लिखना था, इनके साझे की जगह में लिखना था, मगर लिखते नहीं तो पता कैसे चलता कि भाई साझा गुणज है कौन सा, ठीक है ना। तो आप जो फाइनली जो है लिख के यहां साझा गुणज लिखने के बाद में आप साझा गुणज को यहां से मिटा सकते हैं। मैं नहीं मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे आपको समझाना है, मैं मिटा दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहां पर साझा गुणज को साथ में लिख रखा है, ठीक है ना। तो साझा गुणज जबकि इनके साझे की जगह में आना चाहिए, जिनमें मैंने निशान लगाया हूं आप वहां से लिखेंगे तो उनको मिटा दीजिएगा, यही राइट आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए, 5 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने हरे भाग में लिखे, तो आपने देखे यहां पे, ठीक है ना। 30, 4 और 6 के कौन से साझा गुणज तुमने नारंगी भाग में लिखे, 4 और 6 के, ये हमने यहां पर लिख रखा है, ठीक है ना। कौन से रंग वाले भाग में तुमने 4, 6 और 5 के साझा गुणज लिखे, ये यहां पे लिख रखे, ठीक है ना। 4, 6 और 5 का सबसे छोटा साझा गुणज कौन सा है, तो 60 है। अब पहेली है, इमली के बीज। प्रश्न है, देखिएगा, सुनीता ने कुछ इमली के बीज लिए, उसने उनसे 5-5 के समूह बनाए तो पाया कि एक बीज बच गया। उसने 6-6 के समूह और 4-4 के समूह बनाने की कोशिश की, हर बार एक बीज बच गया। सुनीता के पास कम से कम कितने बीज हैं। चलेगा, इस प्रश्न को हम इस प्रकार से समझें, चूंकि 4, 5 और 6 का सबसे छोटा गुणज जो है वो 60 है। 4-4, 5-5 और 6-6 के समूह बनाने के बाद हर बार सुनीता के पास एक बीज बचता है। तो आप देख रहे हैं 4, 5, 6 का सबसे छोटा जो गुणज है वो क्या है, 60 है। तो सुनीता के पास कम से कम बीज जो है वो क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं 60 + 1। तो हमने अभी ऊपर देखा था 4, 5, 6 के साझा गुणज हमने देखे थे, वो क्या था, 60 था। तो यहीं से हमने इस प्रश्न का उत्तर उठा लिया। तो सुनीता के पास कम से कम 60 + 1 मतलब 61 जो है बीज जरूर है। तो सुनीता के पास कम से कम 61 बीज हैं। इस प्रकार से ये सवाल जो है वो यहां पर कंप्लीट होता है, क्योंकि ये वाला जो सवाल है वो ऊपर वाले के प्रश्न से ही रिलेट है, ठीक है ना। चलिएगा, आगे चलते हैं अगले पेज में। अब कुछ और इमली के बीज। अम्मी ने इमली के 12 बीजों को अलग अलग तरह की आयतों में लगा रही है। 12 इमली के बीजों का उपयोग करके इस तरह की और आयतों को बनाने की कोशिश करो, तुम अलग अलग तरह की कितनी आयतें बना सकते हो। आप देख रहे हैं हमने यहां पर 12 इमली के जो बीज हैं, इस प्रकार से हमने यहां पर ये वाली बनाया, ये आयत बनाया, फिर ये आयत बनाया, फिर ये वाली आयत बनाया, ठीक है ना। आप भी इस प्रकार बनाए। यदि मैं इनको मिला दूं, तो आप देखेंगे यहां पे इस प्रकार से जो है आयत बनकर यहां पर रेडी है। ये देखिएगा, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक। अब इस आयत को देखिए आप इस प्रकार से, ये देखिए, ये देखिए, ये आयत बनकर रेडी है, ये देखिए इस प्रकार से। अगला प्रश्न क्या है, अगर तुम्हारे पास 15 इमली के बीज हो तो तुम कितनी आयतें बना सकते हो। देखिएगा, यहां पे हमने आयत बना रखा है,
इस आयत को देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना। ये इस प्रकार से ग्रिड को रंगना। चलिए यहां पे एक ग्रिड दी हुई है, इधर दिए गए ग्रिड में 20 खानों की आयत बनाई गई है। ये रही 20 खानों की आयत, ठीक है ना। इसकी लंबाई कितनी है? अब इसकी लंबाई, 2 खाने इतनी लंबाई है, 2 खाने, यहां पर लंबाई कितनी है इसकी ग्रिड की? ये लंबाई है, आप देख रहे हैं ऐसी। तो 1 2 खाने के बराबर क्या है इसकी लंबाई है। और यहां पे देखें चौड़ाई, आप देख रहे हैं यहां पर 10 खाने इतनी चौड़ाई है, ठीक है ना। चलिएगा, अब यहां पे जो है 20 खानों से अलग अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। चलिएगा हम यहां पे रंगते हैं, अच्छी चीज है, मजा आएगा आपको। अब यहां पे हमको जो है 20 खाने से जो है एक आयत बनाना है। तो अभी आपने एक आयत खड़ी देखा, तो लीजिएगा हम यहां पर इस प्रकार से बनाएंगे। ये 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से जो है ये एक आयत बनाए हमने, ठीक। अब यहां पे जो है एक हम लंबी बना देते हैं, ये लीजिए, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक। अब हम जो है यहां पे ऐसे भी बना सकते हैं, देखिएगा, देखिएगा ऐसे बना दें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितनी हो गई? 12, ठीक है ना। अब 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये देखिएगा इस प्रकार से, ये ठीक है ना। अब यहां पे जो है आपने देखा, अब यहां पे देखिएगा अलग और आयत बनाते हैं। ये 3 2 5, ये पांचों को 20, ठीक है, इस प्रकार से, ये ठीक। अब यहां पे 3 पचे 15, ये देखिएगा इस प्रकार से, ये देखिएगा एक आयत ये रेडी हो गई। अब यहां पे जैसा कहा गया वैसा हमने कर दिया, ठीक है ना। अब 20 खानों से अलग अलग तरह से बनी एक आयत को रंगो। अब यहां पे चलिएगा, तुमने जो आयत रंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? तो मैं यहां पर देखिएगा लंबाई चौड़ाई बताता हूं। अब मैं यदि मान लीजिए किसकी, इस आयत की बात करूं, इस आयत की लंबाई कितनी है? 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 खाने, 5 खाने चौड़ाई है और लंबाई 1 2 3 4, 4 खाने लंबाई है। मैं इसकी बात करूं 1 2 3, 3 खाने जो है वो लंबाई है और यहां पर 1 2 3 4 5, तो 5 खाने जो है वो चौड़ाई है। मैं इसकी बात करूं तो 1 खाने लंबाई है और आप चौड़ाई देख रहे हैं यहां पर 20 खाने हैं। इसकी बात करूं तो ये 20 खाने जो है इसकी लंबाई है और 1 खाने चौड़ाई है। इसकी बात करूं मैं 10 खाने इसकी क्या है लंबाई है और 2 खाने चौड़ाई है। इसकी बात करूं 2 खाने लंबाई है और 10 खाने जो है चौड़ाई है। इस प्रकार से जो यहां पर मैंने प्रत्येक आयत की जो है लंबाई चौड़ाई आपको बताया और यहां पे मैंने कुछ लिख रखा है, जरा देखिएगा। हमने, आप देख रहे हैं 10 गुणा 2, तो आपने देखा 10 खाने ऐसे हैं और 10 खाने ऐसे हैं, इसका मतलब 20 खाने की आयत ऐसे बनाई। फिर हमने 2 गुणा 10, मतलब हमने फिर क्या करा, 2 गुणा 10 में क्या करा कि 10 खाने ऐसे रंगे हैं और 10 खाने ऐसे रंगे, तो ये क्या हुआ 2 गुणा 10 हुआ। फिर 5 गुणा 4, तो हमने क्या करा 5 खाने ऊपर, आप देख रहे हैं ऊपर ऐसे 5 खाने लंबाई है और 4 खाने चौड़ाई है, ठीक है ना। फिर यहां पे आ जाइए आप, 4 खाने लंबाई है और यहां पर हम इसको ऐसे समझे ना, मैं आपको चित्र में ले जाता हूं, चलिएगा यहां पे समझे, चलिएगा इसको ऐसे समझे। अब यहां पे जो है आप इस वाली आयत को देख रहे हैं, किसको, इसको, इसको देख रहे हैं, चलिएगा यहां पे इसको ऐसे समझे। तो यहां पे जो है आप जो है 10 गुणा 2, तो आप 10 जो आप देख रहे हैं यहां पर खाने जो हैं, आप 2 जो है यहां पर, इसको आप क्या समझे, इसको ले लें आप
या फिर इसको इसको चौड़ाई समझ लें और इसको जो है आप लंबाई समझ लें, ठीक है ना। तो अब यहां पे देखिएगा ये क्या है, तो यहां पे चौड़ाई क्या, 1 2 3 4, तो यहां पर 4 गुणा जो है 1 2 3 4 5, इस प्रकार से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सीधे ऐसे समझें कि इस वाले आयत को समझें कि 2 खाने लंबाई है और यहां पर 10 खाने जो है वो चौड़ाई है। इस प्रकार से ये प्रश्न है। अब हम अगले प्रश्न में चलते हैं। तुम 20 खानों की आयतों को कितने तरीके से रंग सकते हो, उन सबको ग्रिड में रंगो और रंगे हुए हर आयत की लंबाई और चौड़ाई को लिखो। तो यहां पे हमने लंबाई और चौड़ाई इस प्रकार से लिखा हुआ है। आप जो है यहां पे इसको आप चौड़ाई समझे पहले वाले को, ठीक है ना, पहली संख्या को आप चौड़ाई समझे और अगली जो संख्या है उसको आप लंबाई समझे, इस प्रकार से। तो हमने ये लिख रखा है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। चूड़ियां, एक सलाख पर 18 चूड़ियां हैं। मीना उन्हें समूह में रखने की कोशिश कर रही है। वह उन्हें 2 3 6 9 और 18 के समूह में रख सकती है। किसी भी चूड़ी को छोड़े बिना अगर वह एक चूड़ी का समूह बनाती है तो उसके पास में कुल कितने समूह होंगे। देखिएगा, तो 18 चूड़ियां हैं, एक चूड़ी का समूह बनाती है तो 18 समूह बनेंगे, बिल्कुल उसमें कोई शंका की तो बात ही नहीं है। अब अलग अलग चूड़ियों की संख्या के लिए तालिका को पूरा करो और हर एक संख्या के लिए देखो कि कौन से अलग अलग समूह बनाए जा सकते हैं। देखिएगा, चूड़ी 18 है, एक एक के भी समूह बन सकते हैं और दो दो के कितने समूह बनेंगे, 9 समूह बनेंगे। तीन के, तीन तीन चूड़ियों के तो तीन तीन के कितने समूह बनेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 12, 3 6 18, 6 समूह बनेंगे। फिर आप 6 चूड़ियों के भी समूह बना सकते हैं, 6 3 18 और 9 के 9 दूनी 18, तो 9 9 के 2 समूह बन सकते हैं और यहां पर देख रहे हैं 18 का एक समूह भी बन सकता है, ठीक है ना। यदि 24 चूड़ियां हैं तो 24 चूड़ियों में आप एक एक के समूह बना सकते हैं 24। फिर आप दो दो चूड़ियों के समूह आप 12 बना सकते हैं। इस प्रकार से आप 3 चूड़ियों का भी समूह बना सकते हैं, 4 का, 6 का, 8 का, 12 का और 24 का। तो कहने का मतलब आप इसमें कुछ पैटर्न देख रहे होंगे कि 24 को किन किन संख्याओं से पूर्ण रूप से भाग दिया जा सकता है और वे संख्याएं यहां पे लिखी हुई है। तो यहां पर हम चूड़ियों का समूह बना रहे हैं और समूह के माध्यम से ही जो है हम गुणनखंड सीख रहे हैं। इसके पहले हमने गुणज सीख लिया, ठीक है ना। तो यहां पे मान लीजिए 5 चूड़ियां हैं तो 5 चूड़ियों को आपको समूह बनाना है और समूह में जो है बराबर चूड़ी रहने चाहिए। तो एक तो आप एक एक चूड़ी के 5 समूह बना सकते हैं या फिर 5 चूड़ियों का एक समूह बना सकते हैं। चूड़ियां बचनी नहीं चाहिए, ध्यान रहे। आपके पास में 9 चूड़ियां हैं, 9 चूड़ियों में आपको समूह बनाने हैं, एक एक के आप जो है 9 समूह बना सकते हैं या फिर 3 चूड़ियों के 3 समूह बना सकते हैं या फिर आप 9 चूड़ी का एक समूह बना सकते हैं या फिर आप एक एक चूड़ी के 9 समूह बना सकते हैं। इस प्रकार से मान लीजिए आपके पास में 7 चूड़ी हैं, आपको बराबर चूड़ियों का समूह बनाना है तो आप एक एक चूड़ी के 7 समूह बना सकते हैं या फिर 7 चूड़ियों का एक ही समूह बनेगा और चूड़ी बचना नहीं चाहिए। फिर आपके पास में 2 चूड़ी हैं तो एक एक करके आप 2 समूह बना सकते हैं या फिर 2 चूड़ियों का एक ही समूह बनेगा। मान लीजिए आपके पास में 10 चूड़ी हैं और आपको बराबर समूह बांटने हैं तो आप एक एक चूड़ी रख के 10 समूह बना सकते हैं और मान लीजिए आप 2 चूड़ी रख के 5 समूह बना सकते हैं या फिर आप 5 चूड़ी यहां रख दी, 5 यहां रख दी, तो 5 चूड़ियों के 2 समूह बन गए और 10 चूड़ियों का एक समूह बना सकते हैं, ठीक है ना। एक चूड़ी है तो एक ही समूह बनेगा। मान लीजिए आपके पास में 20 चूड़ी है तो आप एक एक चूड़ी रख के 20 समूह बना सकते हैं। अब 2 चूड़ी रख के आप 10 समूह बना सकते हैं, 4 चूड़ी रखे आप 5 समूह बना सकते हैं और 5 चूड़ी रख के आप 4 समूह बना सकते हैं और 10 चूड़ी रख के आप 2 समूह बना सकते हैं और आप जो है 20 चूड़ियों का एक समूह बना सकते हैं, ठीक है ना। 13 में वैसी करेंगे, एक तो एक एक चूड़ी का 13 समूह बनेगा या 13 का एक समूह बनेगा। वैसे 21 में आप एक एक चूड़ी रखे 21 समूह बना सकते हैं या फिर 3 7 21, 3 चूड़ी रखे आप 7 समूह बना सकते हैं और
सात सात चूड़ी रख के आप 3 समूह बना सकते हैं, या फिर 21 चूड़ियों को आप एक ही समूह में रख सकते हैं। ठीक है ना। तो चूड़ियां आपको लानी पड़ेगी और चूड़ियों को आप करके देखेंगे तो निश्चित रूप से आप जो समूह बना रहे हैं यही तो गुणनखंड है, यही गुणनखंड है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले पेज में। चार्ट को भरो, इधर दिए गए गुणा के चार्ट को भरो। ध्यान दीजिएगा, ये जो लाल बॉर्डर दिख रही है ना, लाल बॉर्डर में पहले से ही संख्या लिखी रहेगी। तो आप क्रॉस का चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पे, क्रॉस के बाद में 1 से लेके 12 तक संख्या लिखी है, और क्रॉस के इधर आप देखिएगा यहां पर भी 12 तक संख्या लिखी है। अब आपको करना क्या है जरा देखिए, 1 से लेके आपने यहां पे क्या करा, 12 तक संख्या लिख दिया। फिर आपने यहां पे क्या करा कि 2 से लेके आपने यहां पर 2 का पहाड़ा, तो यहां पर आपने 12 बार में, तो यहां पर 2 12 24। 3 का पहाड़ा आपने यहां से लिख दिया, 3 12 36। 4 का पहाड़ा यहां से आपने यहां तक लिख दिया 48 तक। 5 का पहाड़ा आपने यहां पे लिख दिया 5 धाम 50, और यहां पर 5 12 60। 6 12 72, 7 12 84, 8 12 यहां पे देखेंगे 96, 9 12 यहां पर 108, 10 12 120, और 11 12 यहां पर 132, और 12 12 144। ये देखा आपने। अब यहां पे जो है चार्ट में हर एक खाने को देखो, ये दिखाते हैं कि अलग अलग संख्याओं को गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। अब देखिएगा, अब यहां पे देखिए 12, 4 गुणा 3 तो 12, 4 गुणा 3, तो देखिएगा मैं आपको यहां ले जाता हूं, 4 गुणा 3, ये रहा 4 और ये रहा 3। ठीक है ना, ये रहा 4 और ये रहा 3। मैं दोनों को साथ में लाऊंगा तो एक तो आप 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आपको 12 मिलेगा, या फिर 3 में 4 का गुणा करेंगे तो आपको 12 मिलेगा। ठीक है ना। आप 6 ले लीजिए और यहां पे 6 ले लीजिए, तो यहां पे देखिएगा 6 6 36 होता है, यहां पे मिला 6 में 6 का गुणा करोगे आप 36 मिलेगा। तो यहां पे आपको गुणा जो करना है उसका ये टेबल है, तो गुणा करने पर हमें 12 मिल सकता है। और 4 और 3 दोनों का गुणज जो है, 4 और 3 दोनों का जो गुणज है, इसी संख्या 12 तथा 6 और 12 संख्या 12 और 1 का गुणज भी है। यहां पे आप देख रहे हैं 4 तिया 12 होता है। इसी तरह 6 दूनी 12, तो यहां पर 12 देखेंगे हम, 6 दूनी 12 होता है। तो यहां पे देखिएगा, यहां से आप चले, ये 6 दूनी 12, ठीक है, और 12 एकम 12, ये रहा 12 एकम 12, ये देख रहे हैं आप। ठीक है ना। तो यहां पे जो है आपको गुणनखंड मिल रहे हैं। अब यहां पे देखिएगा 1 2 3 4 6 और 12, तो यहां पे 4 गुणा 3, 3 गुणा 4, 12 गुणित 1 देखा आपने, और 6 गुणा 2, तो यहां पे 1 2 3 4 5 6, ये 12 के क्या है, गुणनखंड है। क्या है, 12 के गुणनखंड है। तो जिस रूप में भी आप, कितने प्रकार से आप 12 को, आप कौन कौन सी वे 2 संख्याएं जिनको आप गुणा करके 12 प्राप्त कर सकते हैं। पहली 4 तिया 12, देखिएगा ये रहा 4 तिया 12, ठीक है, 4 और 3 जो है संख्या 12 के गुणज हो गए। अब 6 दूनी 12, ये रहा 6 दूनी 12, ये रहा 6 दूनी 12, ये रहा, ये देखिए इसी को इंडिकेट किया गया है। तो 6 दूनी 12, 6 और 2 जो है वो संख्या 12 के क्या है, गुणनखंड है। अब देखिएगा ये रहा 6 दूनी 12, 6 और 2 ऐसे भी आप देखें, फिर 4 तिया 12 ऐसे देखें आप, या फिर 3 चौके 12 आप ऐसे देखें, 3 और 4, ठीक है ना। अब देखें यहां पर, अब 12 एकम 12, आप चाहे इधर से देखें उधर से देखें, 12 और 1 संख्या 12 के गुणनखंड है। और आप यहां से देखें संख्या 12 जो है, आप 12 एकम 12, 1 और 12 जो है संख्या 12 के जो है वो गुणनखंड है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका। तो संख्या 12 में हमने देखा 4 गुणा 3 करने पे भी 12 मिल रहा है, 6 गुणा 2 करने पे 12 मिल रहा है, और 1 गुणा 12 करने पे भी 12 मिल रहा है। तो 1 2 3 4 6 और 12 जो है संख्या 12 के गुणनखंड है। ऐसा आप बाकी संख्याओं में करिए। ठीक है ना। आगे चलते हैं, 10 के गुणनखंड कौन कौन से हैं। अब यहां पे देखिएगा 10 के गुणनखंड, तो 10 के गुणनखंड आपको पता है कि 5 दूनी 10, तो 2 और 5 तो होगा, और 1 होगा 1 गुणा 10, तो यहां पर 1 2 5 और 10, 1 2 5 और 10। तो आप उस टेबल में भी जाएंगे तो आप
1 और 10 में हाथ ऐसा दोनों को ले जाएंगे तो आपको जो है यहां पर संख्या 10 के जो आपको जो गुणनखंड है वो मिल जाएंगे। ठीक है ना। क्या तुम इसे इस चार्ट से कर सकते हो? इस चार्ट से कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूं। चलिएगा 10 की बात कर रहे हैं, देखिएगा। अब यहां पे चलिए, ये रहा 5 दूनी 10, ठीक है ना। और ये रहा 10 एकम 10, ये रहा 5 दूनी 10 और यहां पर ये रहा 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, ये रहा। तो हम चार्ट के माध्यम से भी इसको कर सकते हैं। 36 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे? तो यहां पे 36 के जो गुणनखंड है इस प्रकार से, तो आप देखेंगे 12 तिया 36, 9 चौके 36, 6 छिंग 36 और यहां पर 18 दूनी 36 और 36 एकम 36। इस प्रकार से जो है इस संख्या के चार्ट से 36 के सभी गुणनखंड ढूंढो। तो मैं आपको 3 चौके 12 जो है इसमें बताता हूं। देखिएगा ये रहा 3 और ये 3 चौके 12, ये रहा 36। ठीक, तो इस 36 के 12 और जो लाल आप बॉर्डर में देख रहे हैं ये 3, ये संख्या 36 के क्या है? ये गुणनखंड है। और क्या था? 12 तिया 36 हो गया, 9 चौके 36। चलिएगा 9 चौके 36, ये रहा 9 और इधर 4 देख लो, तो 9 चौके 36, या फिर इधर 9 देख लो और इधर यहां पे 4 देख लो, तो इधर भी आपको 36। चाहे उधर से आप 9 को आप इधर से ले या 4 को इधर से ले या 4 को इधर से ले या 9 को इधर से ले, बात एक ही, आंसर वही आएगा। तो यहां से लिया 9 चौको 36। इस प्रकार से ये 36 जो है, 36 के जो गुणनखंड है वो लाल बॉर्डर में जो संख्याएं लिखी हुई है वही है। ठीक है ना। तो यहां पे मैंने 9 चौको 36 और 6 छिंग 36 में बताता हूं कि किस प्रकार से 6 जो है दोनों आप देखेंगे। यहां पे ये रहा 6 छिंग 36 और ये 36 मैं यहां मिल रहा हूं, तो इस लाइन का भी 6 और इस लाइन का 6, तो संख्या 36 के जो गुणनखंड है वो 6 है। ठीक है ना। आगे चलते हैं। चलिएगा अब यहां पे 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, तो यहां पे चूंकि आप देख रहे हैं 18 जो है यहां पे है नहीं 18 तक, यदि इसको बढ़ाएंगे विस्तार करेंगे तो और बड़ी हो सकती है। ठीक है ना। और क्या है यहां पे? अब 36 एकम 36, अब 36 तक तो गिनती लिखी नहीं है चार्ट में, तो इस प्रकार से जो है हमने यहां पे फाइनली जो है ऐसी सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिनके गुणनखंड तुम इस चार्ट से मालूम कर सकते हो? 12। तो आप इधर से 12 को पकड़िए और ऊपर से 12 को पकड़िए, आप कॉर्नर में आएंगे 144 पे। इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर आप कंप्लीट करेंगे। उससे बड़ी संख्याओं के लिए तुम क्या कर सकते हो? इससे बड़ी संख्याओं के लिए हमको जो है इस चार्ट में यहाँ पे संख्याएं बढ़ानी पड़ेंगी। यहाँ पे आपको 13 लिखना पड़ेगा, फिर 13 का पहाड़ा यहां लिखना पड़ेगा, इधर भी ऐसे ही करना पड़ेगा, इधर भी आपको यहाँ पे फिर 13 लिखना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पे फिर 14 लिखेंगे 13 के बाद में, फिर 14 का पहाड़ा आपको इधर लिखना पड़ेगा, तो इधर बढ़ते जाएगा ये। इस प्रकार से जो है हम इस चार्ट को बढ़ा सकते हैं। अब साझा गुणनखंड, तो गुणनखंड का मतलब सीधे सीधे आप ये समझिए कि किसी संख्या में किन किन संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाता है और जिन जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है वे उस संख्या के गुणनखंड कहलाएंगे। ठीक है ना। चलिएगा 25 के गुणनखंड को लाल गोले में और 35 के गुणनखंड को नीले गोले में लिखो। तो हमने यहां पर 25 के आप देख रहे हैं गुणनखंड यहां पर 1, 5 और 25, और यहां पर 35 के गुणनखंड है 1, 5, 7 और 35। तो 35 में हम 1 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, 35 में हम 5 का भाग देंगे तो पूरा पूरा चल जाएगा, 35 में हम 7 का भाग देंगे पूरा पूरा चल जाएगा, 35 में 35 का भाग देंगे पूरा पूरा चल जाएगा। वैसे 25 में हम 1 का भाग देंगे पूरा पूरा चल जाएगा, 5 का भाग देंगे 25 में पूरा पूरा चल जाएगा, फिर 25 में 25 का भाग देंगे पूरा पूरा चल जाएगा। अब चूंकि हमको साझा गुणनखंड देखना है, तो साझा गुणज हमने जिस प्रकार से देखा था वैसे यहां पर साझा गुणनखंड है। तो आप देखें यहां पे इस गोले में लाल वाले में एक यहां पे भी है और एक यहां पे भी है, तो 25 का जो साझा गुणनखंड है वो 1 भी है और 35 का भी साझा गुणनखंड 1 है। ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा 5 जो है, 25 का साझा गुणनखंड यहां पर 5 है, तो यहां पे आप 35 में भी देखेंगे यहां पर 5 जो है वो साझा गुणनखंड है। ठीक है ना। फिर यहां पे आप देखें ये दो ही जो संख्या है 1 और 5 जो है वो साझा गुणनखंड के रूप में हमने बीच में लिखा हुआ है, और जिनके नीचे हमने लाल
कलर की लाइन चलाई है वो वहां पे ये वाले गुणनखंड लिखे नहीं जाने चाहिए थे, मगर हमने इसलिए लिख रखा है ताकि आप इसमें से डिफाइन कर सको कि कौन से साझा गुणनखंड है। तो मैंने जिनमें लाल कलर की जो लाइन चलाई है अक्षर के नीचे, आप उनको वहां ना लिखे, आप यहां लिखेंगे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। तुमने दोनों गोलों में आने वाले भाग बैगनी में कौन कौन से गुणनखंड लिखे? तो हमने यहां पर 1 और 5, 25 और 35 के साझा गुणनखंड हैं। ये क्या है? 25 और 35 के। अब तुम 40 के गुणनखंड को लाल गोले में और 60 के गुणनखंड को नीले गोले में लिख रखो, चलिएगा इस प्रकार से। तो यहां पे आप देख रहे हैं हमने यहां पर 40 के गुणनखंड लिख रखे हैं और यहां पे हमने जो है यहां पर 60 के गुणनखंड लिख रखे हैं। तो यहां पे हमने आप देख रहे हैं तो यहां पे भी वैसा ही किया है, साझा गुणनखंड को हमने यहां पर फिर डिफाइन किया है। और आप एक काम करेंगे, 40 के जो गुणनखंड है आप देख रहे हैं क्या क्या है, 1 2 4 5 8 10 20 और 40। आप समझ गए हैं, इन संख्याओं से पूरा पूरा भाग जो है वो 40 में चला जाता है। वैसे 60 के हमने गुणनखंड यहां लिख रखे हैं, इसका मतलब इन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जो है वो 60 में चला जाता है। मगर इसमें हम देखते हैं कि कुछ संख्याएं जो हैं 60 के गुणनखंड में भी आई हैं और 60 के गुणनखंड में भी आई हैं। उन संख्याओं को हम ट्रेस करते हैं इस प्रकार से, देखिएगा। और हम यहाँ पर साझा की जो जगह आपको दिख रही है यहाँ पर रिंग में, तो वहां पे हम उनको लिखेंगे। जैसे 1 और ये 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये साझा गुणनखंड कहलाएंगे। 1 और 2 को हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हमने इसलिए लिख रखा है ताकि हम यहाँ लिखते नहीं तो आपको समझ में आता नहीं, तो आप मत लिखिएगा। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं 4 और 5 यहाँ पे भी है और 4 और 5 यहाँ पे भी है, ये साझा गुणनखंड है। फिर आप देख रहे हैं 10 और 20, ये देख रहे हैं आप 10 और ये रहा 20, ये साझा गुणनखंड है जिनको हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं बैगनी जो रंग है उसमें लिख रखा है। दोनों गोलों में आने वाले बैगनी भाग में आपने कौन कौन से गुणनखंड लिखे? 40 और 60 के लिए सबसे बड़ा साझा गुणनखंड कौन सा है? और वो है 20। इस प्रकार से ये प्रश्न जो है वो कंप्लीट होता है और हम आगे बढ़ते हैं, चलिएगा। गुणनखंड पेड़, अब देखिएगा आप यहां पर गुणनखंड का पेड़ देखेंगे, गुणनखंड के पेड़ को देखें। अब क्या तुम इस तरह का एक और पेड़ बना सकते हो? यहां देखिएगा 18, तो 18 में हम यहां पर इसके दो जो है वो गुणनखंड प्राप्त करते हैं। जैसे 9 दूनी 18, तो हम जैसे यहां पर 9 दूनी 18, तो हम 9 का भाग देते हैं तो 2 बार में जाता है। फिर हम यहाँ पे 3 में 9 में 3 का भाग देते हैं तो 3 बार में जाता है, जैसे 18। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है अब 18 को अलग तरीके से हमको बताना है। जैसे हम 6 का भाग देंगे, यहाँ पे कितने का? 6 का भाग देंगे तो यहाँ पे 3 बार में जाएगा। कितने बार में? 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पर 18 के गुणनखंड 6 और 3 हो गए। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पर 6 के जो हैं वो गुणनखंड लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 तिया 6, इस प्रकार से 2 का भाग हम जैसे 6 में देंगे तो 3 बार में जाएगा, तो 2 और 3 जो है यहाँ पर 6 के गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर गुणनखंड का जो पेड़ है वो कंप्लीट कर लिया है। तुम 24 का गुणनखंड पेड़ कितने तरीके से बना सकते हो? उनमें से 3 को नीचे बनाओ, चलिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे जो है हमको फाइनली जो है यहाँ पे इस प्रकार से ये पेड़ बनाना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऐसा पेड़ बनाना है, चलिएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि ये जो संख्या 12 है, तो संख्या 12 में तो 12 दूनी 24, यदि आप 12 का भाग देते हैं तो 12 दूनी होता है 24। फिर हम तो 24 के 2 गुणनखंड हुए, 12 और 2। फिर हम यहाँ पे अब 12 के गुणनखंड देखेंगे तो 6 दूनी होगा 12, 6 का भाग देंगे सीधे 12 में तो 2 बार में जाएगा। ऐसी 24 में, तो यहाँ पे 24 में देखिएगा, अब 24 में यहाँ पर 3 अट्ठे 24, हम 3 का भाग देंगे यहाँ पे, देखिएगा। तो यहाँ पे ऐसा बनाया, तो हमने 24 में यहाँ पर भाग दिया 3 का, कितने का? 3 का दिया यहाँ पे, तो 3 अट्ठे 24, 8 का 8, 8 दूनी 16 और 8 24। अब चूंकि यहाँ पे जो है इस प्रकार से हम बनाएंगे। अब यहाँ पे जो 8 के गुणनखंड लिखेंगे तो यहाँ पर 2 चौके 8, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है ये हो गया। अब जो है यहाँ पे और देखते हैं क्या बन सकते हैं। यहाँ पे चलिएगा,
6 हम क्या करेंगे, अब 6 का भाग देंगे यहां पे, 6 चौके 24, तो 24 के गुणनखंड 6 भी हुआ और 4 भी हुआ। अब यहां पे जो है हम 6 के गुणनखंड बनाएंगे तो 2 तिया होगा 6, 2 तिया 6, इस प्रकार से। तो आपको पेड़ बनाना था, हमने फाइनली जो है यहां पर पेड़ बना दिया है। दूसरी संख्याओं के लिए भी गुणनखंड पेड़ बनाने की कोशिश करो, तो आपको इस प्रकार से करना है। अगला जो प्रश्न है, पार्क का रास्ता। तो अनु के घर में एक पार्क है और उस पार्क के बीच में एक रास्ता है। उन्होंने रास्ते को 2 फीट, 3 फीट और 5 फीट की टाइलों से टाइल करने का फैसला लिया है और मिस्त्री ने पहली पंक्ति को 2 फीट की टाइल से, दूसरी पंक्ति को 3 फीट की टाइल से और तीसरी पंक्ति को 5 फीट की टाइल से टाइल किया। मिस्त्री ने किसी भी टाइल को नहीं काटा। रास्ते की लंबाई कम से कम कितनी है? चलिएगा, ये प्रश्न है। और एक प्रश्न ये है, मनोज ने एक नया घर बनाया, वह फर्श पर टाइल बिछाना चाहता है। कमरे का आकार 9 फीट, तो 9 गुणा यहां पर 12 फीट है। बाजार में 3 तरह की चौकोर टाइल है, 1 गुणा 1 मतलब 1 बाई 1, इसको ऐसे पढ़ते हैं। 2 गुणा 2 मतलब इसकी लंबाई भी 2 और चौड़ाई भी 2, ठीक है ना। 3 गुणा 3 मतलब लंबाई भी 3 और चौड़ाई भी 3 फुट। उसे कौन से आकार की टाइल खरीदनी चाहिए ताकि वह बिना काटे उन्हें बिछा सके, ठीक है ना। और तीसरा प्रश्न ये रहा कि रानी, नसीमा और गीता एक दूसरे के पास रहती है। उनके घर से सड़क की दूरी 90 फुट है। उन्होंने घर से सड़क तक टाइल करने का फैसला लिया। उन सब ने अलग अलग डिजाइन और लंबाई की टाइलें खरीदी। रानी ने सबसे छोटी टाइल खरीदी, गीता ने बीच के आकार की टाइल खरीदी और नसीमा ने सबसे लंबी टाइल खरीदी। अगर वे बिना किसी टाइल को काटे रास्ते को टाइल करती हैं या कर सकती हैं तो तीनों ने किस आकार की टाइल खरीदी? 3 अलग अलग तरीके बताओ और समझाओ कि तुम्हें यह उत्तर कैसे मिला। चलिएगा, तो पहला प्रश्न था कौन सा वाला, मिस्त्री ने पहली पंक्ति को, तो 2, 3 और 5 के साझा गुणज रास्ते की कम से कम लंबाई जो होगी वो कितनी होगी? साझा गुणज में यहाँ पे 2, 3 और 5, तो साझा गुणज यहां पर इस प्रकार से जो होंगे 30 होंगे। 2, 3 और 5 का साझा गुणज निकालेंगे यहां पे, तो साझा गुणज जो होगा वो 30 होगा। आप 3 रिंग याद करिए, वहां पे 4, 5, 6 के साझा गुणज हमने वहां पर 60 निकाले थे। वैसे आप 2 और 3 का जो साझा गुणज निकालेंगे तो आपको 30 प्राप्त होगा और रास्ते की कम से कम लंबाई जो है आपको 30 फीट प्राप्त हो जाएगी। आप गोले बनाइए 3 गोले में आप फिर क्या करिए, 2, 3 और 5 के जो है आप गुणज लिखिए, पाछा का 30 तक लिखिए आप गुणज, तो आप पाएंगे उन तीनों के जो साझा गुणज है वो आपको 30 प्राप्त होगा, ठीक है ना। तो इसका उत्तर जो आएगा वो 30 फीट आएगा, ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 था कि मनोज ने एक नया घर बनाया था, तो चूंकि 9 फीट चौड़ाई का 2 गुणनखंड नहीं है, जो कि कमरे की चौड़ाई 1 और 3, 9, 12 दोनों के गुणनखंड है, ठीक है ना। तो मनोज 1 गुणा 1 फुट, 3 गुणा 3 फुट के टाइलें खरीदना चाहिए जिन्हें वह बिना काटे लगा सकते हैं। तो आप यहां समझ गए होंगे कि 3 गुणा 3 मतलब आप देख रहे हैं 3 गुणा 3 और 1 गुणा 2, तो 9 फीट चौड़ाई का 2 गुणनखंड नहीं होता। तो आप 9 फीट जो चौड़ाई है उसका 2 जो है वो गुणनखंड नहीं हुआ, क्योंकि 2 का जो भाग है वो 9 में नहीं जाता। तो भाग किस किस का जाएगा? एक तो 1 का जाएगा या 3 का जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पे 1 का जाएगा या 3 का जाएगा, तो जिसका पूरा पूरा भाग जाए हम वही लंबाई लेंगे और वही चौड़ाई लेंगे, तो बराबर जो टाइल है वो बिना काटे जो है वो बिछ जाएगी। तो 1 गुणा 1 का ले ले, 1 फीट जो है वो लंबाई हो जाए, 1 फीट चौड़ाई हो जाए। वैसे आप दूसरी टाइल ले सकते हैं कि 3 फुट लंबाई हो जाए और 3 फुट चौड़ाई हो जाए। तो आप ऐसी टाइल यदि खरीदते हैं तो बिना काटे जो है आप लगा सकते हैं। अब यहां पे 2 क्यों नहीं आया? 2 इसलिए नहीं आया क्योंकि यहां पर 3 का जो गुणनखंड 2 नहीं है, और यही उत्तर है। यदि आपको गुणनखंड और आपको गुणज समझ में आए हैं तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3 है नसीमा वाला। तो यहां पे देखिएगा 90 बराबर 1 गुणा 90, 2 गुणा 45, 3 गुणा 30 और यहां पर 5 गुणा 18 और 6 गुणा 15 और आप 9 गुणा 10 आप देख रहे हैं। तो यहां पर 90 के आप देख रहे हैं गुणनखंड लिखे हैं, ठीक है ना। तो अतः संभवतः जो टाइल्स हैं 1 गुणा 90, 2 गुणा 45, 3 गुणा 30 और 5 गुणा
18 और 6 गुणा 15 और 9 गुणा 10, ये वाले साइज तो आते ही नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसके जो छोटे छोटे जो गुणनखंड हैं, छोटी संख्या के जो गुणनखंड है, उनमें से आप नाप लेंगे। नाप कौन सा, 1 गुणा 1 ले सकते हैं, 90 का गुणनखंड 1 है। 2 ले सकते हैं क्योंकि 90 का गुणनखंड 2 है, तो जो गुणनखंड है वही नाप लीजिए ताकि आप बिना काटे टाइल्सों को बिछा सके। आप यहां पे 3 ले सकते हैं क्योंकि 90 का गुणनखंड 3 है, ठीक है ना। फिर आप 5 भी ले सकते हैं, यहां पर 5 बाई 5 का साइज भी ले सकते हैं क्योंकि 5 जो है वो 90 का गुणनखंड है। आप 6 भी ले सकते हैं क्योंकि 6 जो है वो 90 का गुणनखंड है, 15 छक्के 90, ठीक है ना। इस प्रकार से उत्तर के लिए 90 के गुणनखंड किए तथा उनमें से कम लंबाई से लेकर टाइलें चुनी। तो इस प्रकार से ये प्रश्न जो है, आई होप कि आप समझे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने कक्षा 5वीं की गणित का जादू का अध्याय जो 6 है उसको हमने बहुत ही विस्तार से और गंभीरता से हमने समझा है, और इस पाठ में हमारी जो समझ है वो गुणनखंड और गुणज की विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमने सीखा है। और मैंने पाठ के शुरुआत में ही आपको गुणनखंड और गुणज की जो अवधारणा है उसको स्पष्ट कर दिया था, और इस एनसीईआरटी गणित का जादू की बुक के माध्यम से आपने उदाहरण के माध्यम से भी आपने सीखा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।